Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing so well. दोस्तों हाई डिमांड पर मैं फाइनली लेकर आ चुकी हूँ मंडाला मर्डर्स या मंडेला मर्डर्स का पार्ट 2 और इस सीरीज के बचे हुए 4 एपिसोड हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस सीरीज की एंडिंग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफी ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, तो आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा। आपको सारी डिटेल्स जानने के लिए मिल जाएंगी कि यहाँ पर आखिर इन पहले 4 एपिसोड में हो क्या रहा था। और ऑफ कोर्स हमारे जो असली पत्ते हैं वो तो लास्ट के एपिसोड में ही खुलने वाले हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। 5वां एपिसोड शुरू होता है 20 साल पहले एक आदमी के साथ जिसको एक जानलेवा बीमारी थी, और उस बीमारी से उसके दादाजी की भी जान चली गई, उसके पिता की भी जान गई और अब उसकी भी जान जाने वाली थी। और वो ये वरदान लेने आया था कि बीमारी उसके बेटे को ना हो। खैर, अब ये व्यक्ति जो होता है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और मैथिली नाम की एक लेडी को वो अपना बेटा सौंप देता है। और मैथिली यहाँ पर जो है वो बोल सुन नहीं सकती, और इसको हमने मिस्टीरियस लेडी के साथ देखा था जिसका वो राइट हैंड भी थी। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में मैथिली वेंकट से मिलती है जो कि अब उसका बेटा है, मतलब कि वही बच्चा जिसके पिता ने वरदान लिया था कि बीमारी उसके बेटे को ना हो पाए। और यहाँ पर मैथिली उसे ये कहती है कि अयस्थ मंडल के अनुसार अगला वही खत्म होगा जिससे वो भाग नहीं सकता, लेकिन एक तरीका जरूर है जिससे उसकी जान बच सकती है। तभी हम रिया को देखते हैं जो कि राजकुमारी की बॉडी को एग्जामिन करवा रही थी। और राजकुमारी की मौत जो थी वो 6 घंटे पहले ब्रेन डेड से हुई थी, जिसको एक पुरानी इंजरी भी हो चुकी थी और उसके पैर में एक इम्प्लांट भी था। और रिया ये कहती है कि इम्प्लांट के सीरियल नंबर से इस लड़की की पहचान निकालकर मुझे दिखाओ। और अब वो विक्रम से मिलने जाती है जो कि ट्रॉमा लेकर बैठा था कि क्योंकि उसने ही प्रमोद को उस जगह पे भेजा था, और वहीं पे रिया अपना ट्रॉमा भी शेयर करती है। असल में हुआ ये था कि 2 साल पहले एक शूट आउट में उसकी वजह से एक बच्ची खत्म हो गई थी, जो कि आज भी उसको हॉन्ट करती है, जिसकी आत्मा को शास्त्री जी ने भी रिया के साथ देखा था। और वो समझाती है और मोटिवेशन देती है कि किलर अभी भी बाहर घूम रहा है, उनको कुछ भी करके उसको रोकना होगा। तभी हम अनन्या को देखते हैं जो कि अपने पति को एक इंजेक्शन दिलवाकर उसे फिर से पैरालाइज्ड कर देती है। दूसरी ओर रिया से मिलने नवीन देसाई यानी कि उसके सीनियर आते हैं और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं जहां पर अनन्या अपने लोगों के साथ आकर हंगामा खड़ा कर देती है और रिया को नीचा दिखाती है कि वो किसी काबिल नहीं है, वो किसी भी केस को सॉल्व नहीं कर पाती। दूसरी ओर विक्रम और जीवी उस शॉप को चेक करते हैं जहां पर प्रमोद खत्म हुआ था, और यहाँ पर बहुत सारी किताबें भी मौजूद थी। तभी उनको एक सीक्रेट चेम्बर मिलता है जिसमें वही अयस्थ मंडल छपा हुआ था। विक्रम बाहर सफाई करने वाले से पूछता है तो वो ये बताता है कि यहाँ पर एक गूंगी बहरी औरत आती थी और सुजय विजय की माँ लीला यादव भी आती थी, और गूंगी बहरी औरत कोई और नहीं बल्कि मैथिली ही होगी। खैर, विक्रम लीला के यहाँ जाता है और उससे समझाकर बात करता है। वो ये बताती है कि उसको वरदान के बारे में कालिंदी दीदी यानी कि शास्त्री जी की बीवी से पता चला था, और वो वही मिस्टीरियस लेडी थी जिसके साथ मैथिली रहा करती थी। अब वो पूरे ही वरदान वाले काम को एक्सप्लेन करती है और एक मोहर दिखाती है जिस पर अयस्थ मंडल का पूरा सिंबल बना हुआ था। अब वो मैथिली के बारे में बताती है जो कि वेंकट की माँ है। हालांकि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर तो नहीं है, लेकिन वेंकट ने उसको माँ का दर्जा दिया तो जरूर था। और तभी विक्रम ये सारी बातें बताकर रिया को वेंकट के घर भेज देता है। वहां पर रिया को वेंकट नहीं मिलता क्योंकि वो तब तक गायब हो चुका था, और विक्रम जिमी के साथ उसको वरुणा के जंगल में बुलाता है। अब इसी बीच जिमी ये बताता है कि उसने अगला सिंबल ऑलरेडी डिकोड कर चुका है, जिसका मतलब है कि अब एक दास पुत्र खत्म होगा, और वेंकट दास पुत्र ही है जिसके फादर भारद्वाज जी के यहाँ पर सेवा देते थे। और वो तीनों उस बेस पर जाते हैं और जिमी बातों ही बातों में ये कहता है कि शायद यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं और इसीलिए यहाँ पर टॉर्च लाइट वगैरह काम नहीं कर रहा। यहाँ पर एनर्जी की हेरफेर काफी भयानक हो रही थी। विक्रम उसको ये सिंबल दिखाता है जिसको देखकर रिया कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड चीज है और उसने इस चीज को पहले देख रखा है। वो बताती है कि ये तो विट्रूवियन मैन है और इसको कंप्लीट मैन कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस ड्राइंग है बाय लियोनार्डो दा विंची, जो कि रिप्रेजेंट करता है आइडियल ह्यूमन प्रोपोर्शंस को, जो उनके रिलेशन को जियोमेट्रिक और मैथमेटिक्स से जोड़ता है। बेसिकली यहाँ पर जो ह्यूमन होता है वो सर्कल और स्क्वायर के बीच में होता है, जो कि सिंबलाइज करता है हार्मनी को, यानी कि ह्यूमन बॉडी
और ये जियोमेट्रिक फॉर्म्स के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉइन्स थे उसके अंदर जो सिंबल है वो भी विट्रुवियन मैन का था, जिसको यहाँ पर अयस्क कल्ट से रिप्रेजेंट कराया गया है। ये लोग जो बना रहे हैं वो यही सेम चीज थी। और अगर आप नोटिस करोगे तो मंडल भी एग्जैक्टली सर्कुलर ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज आपस में काफी अच्छे से जुड़ रही थी। अब विक्रम उनको यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि अब वो अयस्थियों के हर एक मोहर को वहां पर मौजूद सुराग के पास लाता है और सभी मोहर उसमें अपने आप ही सेट होने लगती है। और पूरी मोहर को लगाने के बाद दीवार से पूरा बड़ा सिंबल बाहर आ जाता है, जिसमें है वही विट्रुवियन मैन यानी कि संपूर्ण मानव अयस्क मंडल। अब जिमी जो होता है वो सारे सिंबल के बारे में बताने लगता है। दशरथिक का धड़, शुंभ निशुंभ की भुजाएं, शौनक का सर, राजकुमारी का चेहरा, मतलब यहाँ पर सबको जोड़कर एक संपूर्ण मानव बनाया जा रहा था जो कि था यस्त। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस्त एक हायर बीइंग है जिसको धरती पर आने के लिए एक परफेक्ट इंसानी शरीर चाहिए होगा। तो ये कल्ट जो है वो इसी शरीर को तैयार करने का काम कर रहा था। थोड़ी देर के बाद रिया और विक्रम जो होते हैं वो ऑफिस से वापस आ जाते हैं। रिया को उसके जूनियर वेंकट के घर से मिला हुआ एक बॉक्स दिखाता है जिसमें एक लड़की की फोटो थी और कविता जो थी, जो विक्रम की गर्लफ्रेंड थी, उसका लॉकेट पड़ा हुआ था। विक्रम ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और इतने में ही इम्प्लांट की डिटेल्स भी आ गई थी। और जिस राजकुमारी का चेहरा लिया गया था वो शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि कविता ही थी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो भी एक राजघराने से थी, क्योंकि अनन्या और कविता दोनों बहनें थी, तो उन दोनों में से कोई भी हो सकती थी जिसका मर्डर हो सकता था। लेकिन मर्डरर जो भी था उसने कविता को चुना। और जैसे ही विक्रम को ये बात पता चलती है कि उसके प्यार के साथ क्या हुआ है और वो खत्म हो चुकी है, ये सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तभी हम वेंकट को देखते हैं जो कि एक खंडर में छुपा हुआ था और पास्ट के बारे में सोच रहा था, जहां पर कैसे वो बचपन में पहली बार कविता से मिला था और दोनों दोस्त बन गए थे। खैर, अब तभी वहां पर योद्धा आ जाती है जो कि वेंकट को मारने आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी वो उसको रोकता है और उसे बिरजू के बेटे से मिलाता है जिसको उसने बांध कर रखा हुआ था। ये देखकर योद्धा थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। वो ये कहता है कि आपको दास पुत्र चाहिए ना, जिसके पिता को वरदान मिला हो। तो बिरजू का बेटा भी तो दास पुत्र ही है और बिरजू को तो वरदान भी मिला था, तो वो उसको मार दे और वेंकट को छोड़ दे। ये सुनकर योद्धा अपनी तलवार घुमाती है और तभी किसी की तो जान जाती है, लेकिन कैमरे पर हमें दिखाया नहीं जाता कि एग्जैक्टली उस टाइम पे मरा कौन था। और इसी के साथ हमारा 5वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। छठा एपिसोड शुरू होता है 25 साल पहले जिमी से, जो कि असल में देश दुनिया घुमा करते थे, एडवेंचर करा करते थे। और ऐसे ही एक एडवेंचर पर वो गए थे जहां कई दिनों तक अपने घर पर बात नहीं कर पाए थे। और जब बात करी तो उनके बेटे जुल्फी ने ये बताया कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। जुल्फी की आंटी ने जिमी से कहा कि अब उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है और वो जुल्फी को अपने साथ लेकर चली गई। अब 2022 में शास्त्री जी जिमी के पास एक नूर नाम की बच्ची को लेकर आए थे, जो कि और कोई नहीं जुल्फी की ही बेटी थी। और अब जुल्फी और उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो नूर की जिम्मेदारी उसके दादा जिमी के ऊपर आ गई थी। और वो अपने बेटे को तो नहीं संभाल पाए, लेकिन वो अपनी पोती को बहुत अच्छे से रखते थे। खैर, प्रेजेंट टाइम में वो अगले सिंबल को डिकोड कर लेते हैं जिसका मतलब था हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। अब इसी बीच रिया को भी हम एक क्राइम सीन पर देखते हैं जहां पर उनको बिरजू के खोए हुए बेटे की पैर कटी हुई लाश मिलती है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वेंकट ने जो ऑफर योद्धा को दिया था वो उसने एक्सेप्ट कर लिया था। खैर, तभी हम विक्रम को देखते हैं जो कि कविता की बॉडी के पास बैठा हुआ था और रोए जा रहा था। तभी वहां पर अनन्या भी आ जाती है और वो भी खुद काफी दुखी थी। विक्रम कहता है कि कविता की चेन चोरी हुई थी जो कि उसको वेंकट के पास से मिली है और अभी डिस्चार्ज पेपर पर अनन्या के साइन थे। तो वो ये कहती है कि बहुत सारे पेपर साइन करती है वो, उसको कभी किसी पर शक नहीं हुआ। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि अनन्या का बेटा ऋत्विक किडनैप हो चुका है और सीसीटीवी फुटेज के अंदर वो योद्धा उसे लेकर जा रही थी। रिया पूरी टीम को ऋत्विक को ढूंढने में लगा देती है और एक ओल्ड लेडी उन्हें खबर देती है कि उसने एक एम्बुलेंस को देखा था जो सस्पिशियस लग रही थी। रिया पूरे शहर को छान लेती है और उसी बीच दूसरा ऑफिसर केस लेने आ जाता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। अब उनको एक एम्बुलेंस मिलती है जो कि दूर खड़ी हुई थी, लेकिन उसके अंदर से डार्ट्स फायर हो रहे थे, यानी कि वो नुकीले डार्ट्स होती है ना जो मोशन सेंसर से काम करती है, वो बाहर आ रही थी। तो उसके आसपास कोई जा नहीं पा रहा था। अब उसी वक्त विक्रम जो होता है वो वेंकट के घर आ जाता है,
जहां पर पहले ही वेंकट आकर सीक्रेट चेंबर से कुछ टेप्स निकालकर वहां से चला गया था। विक्रम को यहाँ पर एक नए फ्लैट का एड्रेस मिलता है और वो वहां के लिए निकल जाता है। वहां पर उसे वेंकट मिल जाता है जो कि अपनी टेप्स को देख रहा था, जो असल में स्पाई कैम की फुटेजेस थी जो कि उसने कविता के घर में लगाए थे, तो क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। अब विक्रम उसे पीट देता है और जब उसको सच पता चलता है तो वो ये बताता है कि बचपन से ही वो कविता से प्यार करता था, इसीलिए उनके घर काम भी करने लगा। पर जब उसे प्रपोज करने ही वाला था तभी उसने कविता को विक्रम के साथ देख लिया। एक दिन उसने कविता के घर पर छुपकर स्पाई कैम लगा दिए ताकि वो उसकी पल पल की जानकारी पा सके, और तभी उसे शॉकिंगली उस पॉलिटिकल पार्टी वाले स्कैम के बारे में पता चला और उसने उसी पार्टी के लीडर समर राणा को इन्फॉर्म कर दिया जिसके लोग विक्रम को मारने आए थे। लेकिन कविता उसकी गलती की वजह से कोमा में चली गई और विक्रम को अब पता चला है कि आखिरकार उसके बारे में लोगों को पता कैसे चला था, यानी कि इन सब के पीछे वेंकट का ही हाथ था। बेसिकली वेंकट ये चाहता था कि विक्रम को वो खत्म करवा देगा और बाद में वो यहाँ पर कविता के साथ रहने लगेगा। अब विक्रम गुस्से में उसे बहुत पीटने लगता है, लेकिन टेप में कविता की आवाज आ रही थी जो उसको रुकने के लिए कह रही है, मानो वो खुद ही चाहती हो कि विक्रम उसको मारना छोड़ दे, और वो वहां से उसको ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। मीनवाइल रिया ज्यादा वेट नहीं कर सकती थी तो वो वैन तक चली जाती है, यानी कि एम्बुलेंस तक, जहां पर उसको पता चलता है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक डार्ट मशीन लगी हुई थी जो कि मूवमेंट स्कैन करके ट्रिगर होती थी। अब वो उन मशीन्स को किसी भी तरह उलझाकर तोड़ देती है और फाइनली ऋत्विक को बचा लेती है। और अभी भी उसे वो बच्ची दिखाई देती है जिसके चलने से एक बच्ची खत्म हुई थी, जिससे उसको ट्रॉमा मिला था। आज उसने उस चीज को रिडीम कर लिया था, उसने एक जान बचा ली थी, जिसके चलते वो लड़की जो होती है वो उसे स्माइल देकर वहां से चली जाती है, यानी कि फाइनली जो होती है हमारी रिया का ट्रॉमा दूर हो गया था। रिया को कुछ समय बाद में कुछ गलत सा फील होने लगता है। वो टीम से बात भी करती है कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता है, क्योंकि उसने पहले उस योद्धा से लड़ाई करी है, वो काफी शक्तिशाली है और अगर उसे वो बच्चा चाहिए होता तो वो किसी भी हालत में उसको छोड़ती नहीं। मतलब कि यहाँ पर कुछ और ही दिखाया जा रहा था लेकिन हो कुछ और रहा था। खैर, अब हम जिमी को देखते हैं जो कि जिसको एक ख्याल आता है और वो पुरानी किताब पढ़ते हैं जिसके अंदर चरणदासपुर के बारे में लिखा हुआ था, और उसको पढ़ते हुए उनको पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर के पोते मतलब कि जिमी के बड़े भाई को एस्थियों ने खत्म किया था, लेकिन उनको एक बीमारी थी, यानी कि पैदा होते ही उनको एक बीमारी हो गई थी, यानी कि वो उसे नहीं खत्म हुए थे। मतलब दादाजी ने उनके लिए वरदान लिया था और जो बीमारी उन्हें थी वही सेम बीमारी नूर को भी थी। और तभी वो शॉकिंगली जुल्फी की आखिरी फोटो देखते हैं, उसके अंदर जुल्फी का जो अंगूठा होता है वो कटा हुआ होता है, विच मीन्स कि उसने भी नूर के लिए वरदान लिया था। और असली बाल हृदय मतलब कि हार्ट ऑफ अ चाइल्ड में माग उनकी खुद की पोती है, और वो नूर को बचाने के लिए कुछ करे उससे पहले ही योद्धा यहाँ पर आ जाती है, और इसी के साथ ही हमारा छठा एपिसोड खत्म हो जाता है। सातवां एपिसोड रिया पर शुरू होता है जो कि खुद के ही इंजर्ड होने वाले विजन को देखती है, जिसमें वो यस्त के बारे में बोल रही थी, जो कि काफी शॉकिंग था। जिमी के होश में आने पर वो जिमी से मिलती है जो कि उसे किताब दिखाते हैं जिसके अंदर अनंत और नंदिनी नाम के एक साइंटिस्ट कपल की फोटो थी, यानी कि 1951 के दौरान ऐसा था, लेकिन नंदिनी दिखने में हूबहू रिया जैसी थी। और जिमी ये कहता है कि रिया भी अयस्थियों का ही हिस्सा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है ना, यानी कि 1952 से एक साल पहले 1951 में, जहां पर हम देखते हैं एक साइंटिस्ट कपल अनंत और नंदिनी को जो कि चरणदासपुर आए थे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए, और वो लोग यहाँ के लोकल मिस्टर खान मुखिया और एक ऑथर रॉबर्ट से मिलते हैं जो कि एक फॉरेनर था, लेकिन अब वो यहीं पर बस गया था, और वो किताब जिसे जिमी पढ़ रहा था वो उसी ने लिखी थी। अब यहाँ पर अनंत और नंदिनी को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर अयस्त स्थल है जहाँ पर कुछ औरतें यस्त की पूजा करती है और लोग उन्हें विचित्र समझकर उस जगह से दूर रहते हैं। अब अनंत और नंदिनी वहां उनसे बात करने जाते हैं क्योंकि पावर प्लांट के लिए ये जगह हटानी पड़ेगी, और नंदिनी पहले अकेले जाती है। अब उसे वहां पर रुक्मणी मिलती है जो कि उसे यस्त के बारे में बताती है, जिसे वो और उसके लोग पूछते हैं, और ये कहती है कि यस्त अपने भक्त खुद चुनता है। ये सारी बेकार की बातें सुनकर अनंत वहां पर जल्दी से आ जाता है और रुक्मणी से ये कहता है कि वो खुद ये जगह खाली कर दे, नहीं तो उसे फोर्सफुली खाली करवाना आता है। ऑब्वियस सी बात है यार, वो साइंटिस्ट है और यस्त और इन सब की बेकार की बातों पे उसे विश्वास नहीं होगा। अब वापस आकर नंदिनी के दिमाग में यस्त के बारे में ही ख्याल आ रहे थे। रुक्मणी की बातें याद आ रही थी कि औरत
से वो अनंत से वो ये कहती है कि वो जगह एकदम अलग थी, वहां पर एक अलग ही ऊर्जा थी। मोहर के पत्थर नॉर्मल नहीं थे और उन्हें दूसरी जगह देख लेनी चाहिए। लेकिन अनंत ये कहता है कि वो जगह चेंज नहीं करेगा और पावर प्लांट वहीं पर बनाएगा। और अब शॉकिंगली हम यहाँ पर एक बात और नोट करते हैं कि जो अयस्थि यंत्र जिसे अब तक हम देखते आ रहे थे, यानी कि जो 1952 के अंदर था, उसका ब्लूप्रिंट तो नंदिनी के पास है, यानी कि वो उसने बनाया था। और अभी तक अयस्थियों के पास 1951 में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है। और कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि 1952 में नंदिनी का बनाया हुआ यंत्र उनके पास पहुंच गया और उसके बाद से जो भी तबाही हो रही है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। खैर, अगली सीन में अयस्थ स्थल को तोड़ दिया जाता है और नंदिनी इस चीज से काफी परेशान सी होती है। अब अनंत उसे घर जाने के लिए बोलता है और ये कहता है कि वो थोड़ी देर में अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। अब रास्ते में नंदिनी को रुक्मणी मिल जाती है, जो कि ये कहती है कि अब पूरे चरणदासपुर को मोल चुकाना पड़ेगा। नंदिनी आगे चली जाती है, लेकिन पीछे देखने पर उसे रुक्मणी के पीछे आसमान में यस्त की झलक दिखाई देती है, जिससे वो और ज्यादा सोच में पड़ जाती है। खैर, थोड़ी देर के बाद उसके घर रुक्मणी आती है और उसे वो यस्त ग्रंथ दिखाती है, यानी कि वो बुक जो कि सालों से उसके पास है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है। अब वो ये बताती है कि यस्त ने पहली बार अवतार लिया था तब उसने खुद ही इस किताब को लिखा था, जिसके अंदर रूल्स, रिचुअल्स एंड प्रेडिक्शंस हैं। नंदिनी ये बोलती है कि ये सारी बातें वो उसे क्यों बता रही है, तो वो ये कहती है कि इस बुक के अंदर नंदिनी का जिक्र है एक प्रेडिक्शन की तरह, और पहले से ही यश को पता था कि वो यहाँ पर आएगी और वही होगी जो उसके लिए कुछ करेगी। अब वो आगे पढ़ती है, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अयस्थ स्थल को तोड़ा जाएगा तो यस्त का जन्म होगा और निर्माण के अंदर वही औरत साथ देगी जिसने यस्त स्थल को विनाश करने के लिए उसका साथ दिया था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें नंदिनी ने साथ नहीं दिया था। स्टार्टिंग में वो ऐसा सोच रही थी कि वो ऐसा करेगी पर सबको समझाकर वहां से भगा देगी, लेकिन बाद में यस्त के बारे में पता चलने के बाद उसके दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी। इनफैक्ट उसने अपने पति से भी बात की थी कि वो लोग प्लांट को दूसरी जगह बना देते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर, अब रुक्मणी ये बताती है कि इस लेडी की 3 खूबियां होंगी। पहली खूबी कि वो ऊर्जा के किसी यंत्र पर काम कर रही होगी, और हमने ब्लूप्रिंट देखा भी था, और यहाँ पर एक फोटो होती है जो कि हूबहू नंदिनी के बनाए हुए ब्लूप्रिंट जैसी ही थी, यानी कि यस्त ने फ्यूचर में अपने पैदा होने को लेकर पहले ही सब कुछ लिख दिया था कि आगे क्या होने वाला है। रुक्मणी कहती है दूसरी खूबी ये बताई गई है कि वो प्रेग्नेंट होगी, और ये सुनकर तो नंदिनी हिल जाती है क्योंकि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी और ये बात उसने अभी तक अनंत को भी नहीं बताई थी। तीसरी खूबी ये होगी कि वो एक विडो होगी, जिसको सुनकर नंदिनी कहती है कि उसका पति अभी जिंदा है, मतलब कि ये प्रेडिक्शन गलत है और वो प्रेडिक्शन वाली लेडी वो नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक शॉकिंग खबर आती है कि अनंत का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके ऊपर एक पेड़ गिरा था जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, यानी कि यस्त ने ही ये सब कुछ किया था, इनडायरेक्टली उसने ये सब करवा दिया था। अब कहानी यहाँ से 1 साल आगे यानी कि 1952 में जाती है और नंदिनी को रुक्मणी की बात सही लगी थी, यानी कि यस्त के बाद विज्ञान भी बदल जाएगा और मरे हुए भी जिंदा हो पाएंगे। अब नंदिनी जो होती है वो फाइनली यस्त ग्रंथ के अंदर बने हुए ब्लूप्रिंट और अपने वाले ब्लूप्रिंट को मिलाकर यंत्र बना देती है, जो कि था अयस्त यंत्र। और ये यंत्र एनर्जी पर काम करता था, उसे चेंज करता था, क्योंकि इंसान एनर्जी से ही बने होते हैं, तो एनर्जी के जरिए उसके सुख दुख को भी बदला जा सकता है। उसे वरदान ऐसे ही मिलता था। आज यस्त का निर्माण पूरा हो गया था और बस उनका जिंदा होना बाकी था, और अब तक बहुत लोगों का बलिदान हो चुका था, यानी कि यहाँ पर 1952 के अंदर भी सेम यस्त के बॉडी पार्ट्स को लगाया गया था, अलग अलग इंसानों के बॉडी पार्ट्स को मिलाकर परफेक्ट मैन बनाया गया था। और वरदान का मूल अंगूठा तो कभी था ही नहीं, बल्कि हमेशा से लोगों की जान ही थी, जो कि सही समय आने पर ले ली जाती थी। और ये चीज मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी और मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि ऐसा ही कुछ हो सकता है, यानी कि अंगूठा देना तो एक मार्क हुआ करता था यस्त के लिए कि हाँ भाई, बेसिकली ऐसा समझे कि ये परिवार जो है वो मार्क हो चुका है और जब सही वक्त आएगा तब इनकी जान कभी ना कभी यस्त ले ही लेगा। अब यंत्र शुरू होता है और यस्त जागने लगता है, लेकिन रुक्मणी अब पूरा सच बताती है कि यस्त के आते ही पूरी दुनिया में सर्वनाश होगा, इस धरती पर पूरी जगह सर्वनाश होगा, आसमान से बीमारी और कीड़े बरसेंगे। यस्त जो है वो, जो उनकी पीढ़ियां है
वो खत्म हो जाएगी, मतलब नई पीढ़ियों का जन्म होगा, उससे पहले पुरानी जो जितने भी लोग अभी जी रहे हैं वो सारे मर जाएंगे और सबके मरने के बाद यस्त जो है वो एक नई दुनिया बनाएगा, यानी कि वैसी ही वो परफेक्ट ह्यूमंस को फिर से बनाएगा। और ये कहानी हमको फ्रैंकेनस्टाइन जैसी नहीं लगती कि जैसे बिजली देकर उसको जिंदा करा गया था एंड ऑल। एनीवेज, अब ये सब सुनकर नंदिनी जो होती है वो तो हिल जाती है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी इससे तो बहुत ही अलग थी। उसका सपना था सबको ठीक करना, ना कि सब कुछ बर्बाद करने का। तो यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा था। अब वो यंत्र को रोकने लगती है, लेकिन रुक्मणी जो होती है वो उसे स्टैब कर देती है। और इसी बीच गांव वाले जो होते हैं वो अयस्थियों के ऊपर आकर हमला कर देते हैं। और ये चीज हमने पहले एपिसोड की शुरुआत में भी देखी थी। और इसी बीच नंदिनी यश की बॉडी को जला देती है। और हमने वो हाथ देखा था ना शुरुआत के एपिसोड में, जो कि बॉडी को जला रहा था, यानी कि वो अनजान लेडी जो थी वो कोई और नहीं, नंदिनी ही थी। यानी कि जिसने ये सब कुछ शुरू करा था वही इस चीज को खत्म कर रही थी। अब नंदिनी जो होती है वो एक बच्ची को जन्म देती है और चरणदासपुर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर आया था जिसको उस प्लेस पर वो बच्ची मिली थी, जिसने उसको गोद ले लिया। और वो थे रिया के नाना जी, मतलब कि नंदिनी की बेटी को उस पुलिस ऑफिसर ने गोद लिया और उसी गोद ली हुई बेटी ने रिया को जन्म दिया था। मतलब नंदिनी जो थी वो रिया की नानी थी। और आज उसने एक शब्द, और उसके विजन, रिया के विजन्स में नंदिनी ने एक शब्द बोला था जो कि था यस। और इसी के चलते उसको पता चला था कि यश के साथ करना क्या है, यानी कि उसे भी अब इन सब चीजों को खत्म करना होगा। और इसी के साथ 7वां एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब दोस्तों हम आ चुके हैं इस सीरीज के फाइनल एपिसोड पर, यानी कि चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 यानी कि एपिसोड 8 की शुरुआत होती है योद्धा से, जिसका नाम मोक्ष ही है। और शुरुआत में भी हमने एक मोक्ष को देखा था, यानी कि एक लड़की को। तो हो सकता है कि ये उसी की ब्लड लाइन की लड़की है, या फिर वो खुद ही है जो कि इतने टाइम तक उसकी एज नहीं बढ़ी, जिसने की शुरुआत से ही कड़ी परीक्षा दी थी। उसने कभी तपते लोहे पर खड़े होकर परीक्षा दी, कभी घंटों तक ध्यान में बैठ के परीक्षा दी। यहाँ पर उसने अपने आप को सांपों से कटवाया, जहरीले बिच्छुओं से कटवाया, ताकि कुछ भी हो जाए उसे एक महायोद्धा बनना ही था। और परीक्षा पूरी होने पर कालिंदी ने ही उसे महायोद्धा नियुक्त किया था, यानी कि शास्त्री जी की बीवी ने। अब देखो यहाँ पर यही दो चीज हो सकती है, क्या कि वो 1952 वाली ही मोक्ष है, या फिर उसी की ब्लड लाइन की कोई दूसरी लड़की हो सकती है। खैर, अब हम विक्रम को देखते हैं जो कि घर आता है और उसके पिता उसको यहाँ से ले जाने की बात करते हैं कि हम वापस दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दोनों के बीच में बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है और इसी बीच योद्धा आकर विक्रम को बेहोश करके वहां से ले जाती है, क्योंकि अब आखिरी सिंबल पूरे होने का वक्त आ चुका था, जो कि था अलौकिक संतान का रक्त। अब रिया को विक्रम के बारे में पता चलता है तो वो इंस्टेंटली फोर्स को एक्टिव करने के लिए कहती है, लेकिन केस तो अब उसके हाथ में था ही नहीं, तो उसको फोर्स नहीं मिल पाती। तो अनन्या उसे लोकल पुलिस का सपोर्ट देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर अनन्या विक्रम से बहुत प्यार करती थी। खैर, इसी बीच दूसरी पुलिस फोर्स को मैथिली का पता चल जाता है, तो वो उसके एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां पर बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स जले हुए मिलते हैं, लेकिन वो रुक्मणी की फोटो बचा लेते हैं और जिमी के पास जाते हैं, क्योंकि वही था एक जो कुछ बता सकता था। मीनवाइल रिया को पता चलता है कि विक्रम को एक टेम्पो में डालकर ले जाया गया था, तो वो सारे चेक पोस्ट को अलर्ट कर देती है। लेकिन योद्धा जो होती है वो बहुत ही पावरफुल थी, तो वो चेक पोस्ट पर मौजूद जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी। रिया ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल आती है, जहां पर एक फैसिलिटी के बाहर उसे टेम्पो मिल जाता है, और लेकिन अंदर कोई था नहीं। तो अब वो यहाँ पे देखती है कि ये फैसिलिटी कम बल्कि एक सीक्रेट वॉल्ट लग रहा था, जो कि एक बेसमेंट की तरफ जा रहा था, जिसके अंदर वो जाती है और पुलिस ऑफिसर जो होता है वो उसे वहीं पर लॉक कर देता है, यानी कि पुलिस भी कहीं ना कहीं उसके साथ मिली हुई थी। खैर, अब वो बेसमेंट तक जाती है और एक बहुत ही बड़ी जगह होती है जहाँ के सारे रास्ते ऑटोमेटिक लॉक हो जा रहे थे, लेकिन वो एक शटर को रोकने के चक्कर में इलेक्ट्रिक शॉक खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस टीम जिमी से रुक्मणी के बारे में पूछती है, तो वो कि ये कौन है, तो वो कहता है कि ये रुक्मणी भारद्वाज है, यानी कि अनन्या भारद्वाज की दादी। और हम इस टाइमलाइन की महामहिम को देखते हैं, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि अनन्या भारद्वाज खुद थी, यानी कि इसके असली पत्ते खुल चुके थे। खैर, तब अनन्या विक्रम के सामने आती है, जो कि वहां पर बंधा हुआ था, और वो उसको बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि यस्त बनाने की जिम्मेदारी। और वो अयस्थियों की महामहिम है और वो अपनी दादी को निराश नहीं करेगी। उसने कविता को मारा नहीं था, बल्कि उसका बलिदान दिया था, यानी कि अपनी सगी बहन का बलिदान दे दिया था उसने। और अगला बलिदान होगा विक्रम का, यानी कि अलौकिक संतान का, अलौकिक पुत्र का, जिसने एक बार मौत को मात दी हो। उसको गोली लगी थी, फिर भी वो बच गया था, और अब
उसका खून यस्त को चढ़ाया जाएगा, तभी वो जिंदा होगा। और वो उसे ये कहती है कि मरने से पहले उसके एक सवाल का जवाब जरूर देगी वो उसको। तभी वहां पर वसुधा यानी कि विक्रम की माँ आती है, जो कि अब पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब अनन्या ये कहती है कि उसने विक्रम की माँ वसुधा का पूरा ख्याल रखा है। और तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब वसुधा ने वरदान मांगा था तब तक उसका बेटा खत्म हो गया था। और हम जानते हैं कि वसुधा के दो बेटे हैं। अब रुक्मणी ने वैतरणी से ये कहा था कि उसका वरदान पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसको जिंदा रखना पड़ेगा। और अभी हम अनन्या जो होती है वो वसुधा से कहती, विक्रम को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है, जिससे कि यश को उसका खून चढ़ाया जाए। तभी विक्रम का खून यश को चढ़ने लगता है। और इधर रिया के विजन में नंदिनी उसे जगाती है, जिससे वो होश में आती है कि उसे इन चीजों को रोकना होगा। वो चेंबर में आकर उनको रोकने लगती है, जिसमें वैतरणी की मौत हो जाती है और योद्धा उसे लड़ने लगती है। सडनली यंत्र किसी का वरदान पूरा करने लगता है, लेकिन किसका वरदान? तो यहाँ पर वरदान पूरा हो रहा था 20 साल पहले मांगा हुआ, जो कि वसुधा ने उसके बेटे के लिए मांगा था। और आज उसके बेटे की जान बच रही थी, क्योंकि हम जानते हैं कि वसुधा के दो दो बेटे थे। और उस वक्त यस्त जो था वो अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो अपने वादे को पूरा कर रहा था, वो भी अपने आप को रोक कर, यानी कि अपने इनकारनेशन को रोक कर। और तभी अचानक से यस्त निर्माण रुक जाता है। चलो एटलीस्ट यहाँ पर इस चीज में तो यस्त अच्छा था कि वो जो वादा करता है उसको पूरा करता है। अब अनन्या गुस्से में विक्रम को स्टैब करने जाती है, लेकिन तभी रिया उसे रोक कर सामने वैसे ही स्टैब करती है जैसे रुक्मणी ने उसकी नानी मतलब कि नंदिनी को स्टैब किया था। और अनन्या वहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम ये भी देखते हैं कि योद्धा को जेल हो चुकी थी और विक्रम भी बच चुका था, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल है जो इसके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले थे। रिया खुद से वादा करती है कि अब वो रुकेगी नहीं। और तब शॉकिंगली हम योद्धा को देख पाते हैं, जिसको जेल से कोई छुड़ाने के लिए वहां पर जा रहा था। और वहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से अयस्थ यंत्र अपने आप चालू हो गया था। तो यानी कि फिर से किसी ने कोई ना कोई वरदान जरूर मांगा होगा। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वेंकट भी जिंदा था। बहुत सारे कल्ट के मेंबर्स थे जो वाकई में अभी होंगे भी, कौन है क्या है हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि रिया का जो सीनियर है ना वो नवीन देसाई, तो हो सकता है कि शायद वो भी इसमें मिला हुआ है, क्योंकि जेल से आजाद करने की शक्ति किसी आम आदमी में तो हो नहीं सकती। या तो वो कोई बहुत हाई पोस्ट पर बैठा हुआ पुलिस वाला होगा, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो हमें अभी तक पता नहीं है। मतलब यहाँ पर कहना ये चाहते हैं कि सीजन 2 आने वाला है। एंड बूम, इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। मंडाला मर्डर्स एक ऐसी जर्नी जिसमें सच ढूंढने चले थे, लेकिन खुद को ही सबने खो दिया। सीजन 1 खत्म हो चुका है, लेकिन कई सारे सवाल है जो भी अभी भी अनआंसर्ड है। क्या मंडाला का सच कभी सामने आएगा? क्या अभी और भी अयस्थियों के मेंबर्स हैं जो आगे यस्त को बनाने की कोशिश कर सकते हैं? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या मंडाला सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, या एक सोच, या फिर एक आंदोलन? शायद सीजन 2 में मिले कुछ और राज, कुछ और मेंबर्स, और फिर एक बार मंडाला का डर। चैनल को सब्सक्राइब करना है मत भूलना, क्योंकि जब भी सीजन 2 आएगा क्राइम दरबार सबसे पहले लेकर आएगा उसका एक्सप्लेनेशन। मैं हूं बंसरी और ये था मंडाला मर्डर्स का सच जैसा फिक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक याद रखना जो कुछ भी हमें दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो।